अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क की सियासत में गैर सियासी हलकों की मुदाखलत की हर रोज नई कहानियां, नए दावे और नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा पर अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्जामात लगा रही है, तो दूसरी तरफ नून लीग है जो एस्टैब्लिशमेंट के कुछ किरदारों और कुछ जजेस को तमाम मसाइल का जिम्मेदार ठहराते हुए गैंग ऑफ 5 को निशाना बना रही है, जिसमें 2 हाजिर सर्विस जजेस भी शामिल हैं। नून लीग रहनुमा नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने, उनकी नाअहली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी के इल्जाम में साबिक DGI जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रही है। एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद के अलावा नून लीग रहनुमा साबिक जजेस के किरदार और इमरान खान की सहूलतकारी पर भी तनकीद कर रही है। नवाज शरीफ की नाअहली और इमरान खान को सादिक और अमीन करार देने के मामले पर नून लीग मुसलसल साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को निशाना बनाती रही है, जिसके जवाब में अब साकिब निसार ने मुख्तलिफ सावियों से गुफ्तगू करके अपने किरदार और अपने फैसलों की वजाहत देना शुरू कर दी है। साकिब निसार के अलावा सुप्रीम कोर्ट के एक और साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा नून लीग की तनकीद के जद में है। आज नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने भी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस खोसा को फैसलाबाद के जलसे में आड़े हाथों लिया। मरियम नवाज ने कहा है कि पनामा बेंच और साकिब निसार को ये कौम कभी माफ नहीं करेगी। पनामा केस के वक्त इमरान खान हर रोज अदालत आते थे, पहली सफ में बैठते थे, मगर जस्टिस खोसा से पूछती हूं, आपको ख्याल नहीं आया कि इस इश्तिहारी को गिरफ्तार करें? इमरान को लाने वाले, नवाज शरीफ को निकालने वाले साकिब निसार, आज तुम जितना मर्जी सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट वापस लो, लेकिन जान लो ये कौम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैं आसिफ सईद खोसा से पूछती हूँ, जिसने इमरान को कहा कि सड़कों पे धक्के क्या खा रहे हो, मेरे पास लाओ पैनामा केस, मैं नवाज शरीफ को नाअहल करता हूँ। आसिफ सईद खोसा के सामने रोज इश्तिहारी मुजरिम इमरान खान पेश होता था, फ्रंट वाली रो पर कुर्सी रखकर बैठा होता था। आसिफ सईद खोसा, तुम्हें ख्याल नहीं आया कि इश्तिहारी मुजरिम को मैं गिरफ्तार करूं? क्यों तुमने उस वक्त कौम, मुल्क, आइन और कानून का तमाशा बनाया? आज ये अवाम तुम्हें आराम से घरों में छुपने नहीं देगी। मरियम नवाज की 2 साबिक चीफ जस्टिस पर तनकीद बढ़ रही है, जबकि मरियम नवाज ने कल डॉन टीवी को दिए गए इंटरव्यू में साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा से मुतल्लिक एक और बड़ा दावा किया है। मरियम नवाज ने कहा है कि आसिफ सईद खोसा जब चीफ जस्टिस थे तो वो भी अपनी मुद्दत में तोसी चाहते थे, जिसके लिए एक वक्त को नवाज शरीफ के पास जेल भेजा गया था, मगर नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन की हिमायत करने से इनकार कर दिया था। मरियम नवाज आसिफ सईद खोसा पर एक्सटेंशन की कोशिशें करने का इल्जाम लगा रही है। मरियम नवाज ने दावा किया है कि जिस वक्त नवाज शरीफ जेल में थे उस वक्त उनके पास एक वक्त भेजा गया जिसमें जस्टिस खोसा को एक्सटेंशन देने की बात की गई, मगर नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। अहम बात यह कि नून लीग जस्टिस खोसा पर कई मरतबा पहले भी तनकीद कर चुकी है। इससे पहले भी उनके ऊपर जानिबदारी के इल्जामात लगा चुकी है, मगर यह दावा पहली दफा किया जा रहा है कि आसिफ सईद खोसा एक्सटेंशन चाहते थे, जिसके लिए वक्त नवाज शरीफ के पास जेल में भेजा गया था। और मरियम नवाज का यह दावा दुरुस्त है या नहीं, इस पर हमने साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा को प्रोग्राम में आने की दावत भी दी और उनसे कुछ सवालात भी किए, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन सीनियर सहाफ़ी मेहर बुखारी ने अपने ट्वीट में बताया है कि उनकी जस्टिस खोसा की फैमिली से बात हुई है और फैमिली का दावा है कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा इस वक्त बैरून मुल्क फेलोशिप कर रहे हैं। जस्टिस खोसा को कभी कुछ ऑफर नहीं किया गया, ये उस वक्त की अफवाहें थी और जस्टिस खोसा ने वाज़े तौर पे अपने साथी जजों को बता दिया था कि अगर एक्सटेंशन ऑफर भी की गई तो वो इनकार कर देंगे। तो अब बेहतर है कि आसिफ सईद खोसा इन इल्जामात पर खुद अपनी वजाहत पेश करें, क्योंकि ये बात तो तय है कि 2019 के आखिर में जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की न सिर्फ कोशिश की गई थी, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान कौमी असम्बली ने जजेस की मुलाजमत की उम्र 65 से बढ़ाकर 68 करने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। सितंबर 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 MNAs सैयद फ़खर इमाम और अमजद खान नियाजी ने जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे का बिल कौमी असम्बली में पेश किया था, मगर नून लीग ने उस बिल की मुखालफत की थी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की नवंबर 2019 में शाया होने वाली खबर के मुताबिक हुकूमती हलकों में इस हवाले से कई हफ्तों से संजीदा बातचीत की जा रही थी और जब यह बिल पेश हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी लीडर बराए कानून और इंसाफ मलिका बुखारी ने भी इस बिल की मुखालफत नहीं की थी, जबकि नून लीग से ताल्लुक रखने वाले एक सीनियर वकील ने इस बिल की मुखालफत करते हुए कहा था कि नून लीग ऐसे वक्त में इस बिल की हिमायत कैसे कर सकती है जब इसी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की तरफ से नून लीग की क़यादत के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, उनको टफ टाइम दिया जा रहा है। खबर के मुताबिक इसी दौरान इस बिल पर यह बातें भी की गई थी कि इस बिल के असल बेनिफिशरी दिसंबर में रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी एक्सटेंशन इसलिए चाहती है क्योंकि जस्टिस खोसा ने अपने फैसलों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया।
और अहम बात यह है कि इस बात की तस्दीक उस वक्त के वफाकी वजीर शेख रशीद ने की थी और कहा था कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की बातें कई दिनों से चल रही हैं, जस्टिस खोसा को भी एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। शेख रशीद उस वक्त जस्टिस खोसा को भी एक्सटेंशन देने की बात कर रहे थे जब साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला इदारों के दरमियान कशीदगी का बायस बना हुआ था। और अहम बात यह कि उस वक्त ट्विटर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक नहीं 2 एक्सटेंशन का ट्रेंड चलाया जा रहा था और यह दावा किया जा रहा था कि जस्टिस खोसा ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले पर इसलिए नोटिस लिया है क्योंकि खुद उनको एक्सटेंशन नहीं मिल सकी है। मरीम नवाज के अलावा नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने भी कल एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने भी जस्टिस खोसा पर तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि जब GIT बनाई गई थी तो उस वक्त चेयरमैन SCCP को सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि जो नुमाइंदा हम बता रहे हैं सिर्फ उनका नाम दिया जाए, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ से पूछा तो अरबाब आरिफ ने बताया कि उन्हें बताया गया है कि पनामा पर तमाम हिदायत जस्टिस खोसा दिया करें। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बाद जस्टिस खोसा के किरदार पर भी तनकीद बढ़ रही है। नून लीग जस्टिस खोसा को नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का बुनियादी किरदार करार दे रही है, मगर इस पूरे मामले का दिलचस्प पहलू यह है कि मरीम नवाज के मुताबिक नवाज शरीफ ने उस वक्त जस्टिस खोसा के एक्सटेंशन की हिमायत से इनकार कर दिया था, मगर उसी दौरान नवाज शरीफ ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की एक्सटेंशन पर हिमायत की थी और उस वक्त नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने बताया था कि उन्हें नवाज शरीफ ने यह हिदायत की थी कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की गैर मशरूत हिमायत की जाए और ये वही जनरल बाजवा हैं जिन्हें नून लीग नवाज शरीफ की नाअहली और इमरान खान को वजीर आजम बनाने का असल जिम्मेदार करार देती थी, मगर अब वो मरीम नवाज के गैंग ऑफ 5 का हिस्सा नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी। कयूम साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कयूम साहब ज़रा बताइएगा कि 2019 में कितनी संजीदा कोशिश की गई थी इस बात की कि जो जजेस की उम्र है उसकी रिटायरमेंट की एज 65 से 68 कर दी जाए, और उसको क्या माहौल था, क्या जुडिशरी ऑन बोर्ड थी, जो जजेस थे उनका क्या इस पे मौक़िफ़ रहा है? देखें, ये बात तो जो है वो चल रही थी और मुझे याद है कि उस वक्त जो है वो एक शायद बिल भी कौमी असम्बली के अंदर पेश किया गया था फ़खर इमाम साहब की तरफ से और उसमें एक्सटेंशन की बात हुई थी और फिर जो उस वक्त के वज़ीर क़ानून हैं वो भी निजी महफ़िलों के अंदर आसिफ खोसा साहब की इस फरमाइश का जिक्र करते थे कि वो जो है वो 3 साल की एक्सटेंशन जो है वो चाहते हैं और मतलब कि जजेस की उम्र जो है वो 3 साल बढ़ा दी जाए और इसी 3 साल बढ़ाने के हवाले से बिल जो है वो भी आया था वहाँ पे। और ये उस वक्त की भी बात है जब बल्कि जब आसिफ खोसा साहब रिटायर हो रहे थे, जिस दिन उनका आखिरी दिन था और उस दिन ही शायद मेरा ख्याल में वो केस का मुशर्रफ के केस का फैसला भी आया था, या एक दिन बाद आया था या पहले आया था। उसमें भी उन्होंने जर्नलिस्टों को सजा दी थी। जी हाँ, जर्नलिस्ट को बुलाया था। उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारे साथ शेयर की थी और उसमें भी जो है वो ये बात हुई कि जी आपने एक्सटेंशन के लिए जो है वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से बात की उन्होंने कि जो है वो दाना सबको डाला जाता है और जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने कहा कि इन्होंने भी जो है वो मुझे पहले तो बुलाया था कि हम आपको बख्तरबंद गाड़ी देते हैं और ये करते हैं और फिर इस तरह से जो है वो ल्यूक्रेटिव ऑफर्स की जाती हैं। तो साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे ये भी कहा गया कि 7 वाली बिल्डिंग आपका इंतज़ार करिए, सुप्रीम कोर्ट के साथ ऐवान सदर है। तो ये बात जो है वो ये उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने अपनी रिटायरमेंट से पहले कहा था कि जो दाने डाले जाते हैं उसमें मुझे ये कहा था कि आपका मुस्तकबिल 7 वाली बिल्डिंग में है। जी हाँ। तो ये उन्होंने बहुत सारे रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद थे और आखिरी दिन था जब वो अपना जनरल बाजवा का नाम लेके उसको कहा था बिकॉज़ ही वाज द आर्मी चीफ। बिल्कुल एग्जैक्टली। और उससे पहले ऐसा भी हुआ था कि एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस करवाना चाह रहे थे, इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस, और उसमें उस वक्त के DG ISI थे जनरल फैज़ हमीद, उनको भी बुलाया गया था। और ये बल्कि ये जो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का केस था, इस हवाले से जो उन्होंने हमें बताया, जो मुझे याद पड़ता है अपनी मेमोरी के मुताबिक, उन्होंने कहा कि ये पेटिशन आई और मैंने देखी, और जब मैंने देखी और तो फिर मैंने उस वक्त लगने से समात से पहले जो है मैंने उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे अनवर मंसूर खान, उनको बुलाया और वो सारा रिकॉर्ड लेकर आए। तो मुझे लगा उसमें तो बहुत चीज़ें फिशी हैं। तो फिर मैंने जो है वो कहा, क्योंकि उस वक्त एक बेंच भी बना हुआ था जो इंटर्नमेंट सेंटर का केस सुना था, सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जज साहबान जो है वो सुन रहे थे। तो खोसा साहब का ये कहना था कि मैंने कहा कि मैं इसके सामने लगा देता हूँ कि उसमें जस्टिस गुलजार भी थे, जस्टिस बंदयाल भी थे, जस्टिस काजी फाइज ईसा, तो ये 5 सीनियर मोस्ट जज साहबान थे।
तो मैंने कहा कि मैं गुलजार साहब को, तो गुलजार साहब ने सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आने वाले चीफ जस्टिस के साथ नहीं लगाइए, बल्कि किसी और जो है ना उस जज के साथ लगाए। तो फिर जो है खोसा साहब ने कहा कि मेरे सामने यही था कि मैं जो है वो फिर अपने बेंच के सामने मैंने वो लगाया, और वो बेंच था जस्टिस आसिफ खोसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जिन्होंने फिर ये एक्सटेंशन वाला मामला सुना। इसलिए बताइए करीम सिद्दीकी साहब कि ये मरियम नवाज साहिबा ने पहली मरतबा तनकीद नहीं की है साबिक चीफ जस्टिस पे, पहले भी करती रही हैं, लेकिन ये उनका क्लेम पहली मरतबा आया है कि ये एक वफ्द गया जेल में जिन्होंने कहा कि आप सपोर्ट करें इनकी एक्सटेंशन को, तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब दूसरी तरफ हमने भी रब्ता किया आसिफ सईद खोसा साहब से, उनका कोई जवाब नहीं आया। अगर वो अभी जवाब देना चाहें अपना जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेहर बुखारी साहब ने ट्वीट किया कि उनकी फैमिली से जब रब्ता हुआ तो कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अगर एक्सटेंशन ऑफर की गई तो मैं नहीं लूंगा। आपके नॉलेज में है कि कौन किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है इस पर? देखें, ये तो जाहिर है कि पॉलिटिकल मौक़िफ़ हैं, ये किनके हैं, लेकिन मैंने आपसे जो बात की है कि उस वक्त के वज़ीर क़ानून जो हैं उनको बाकायदा फरमाइश की गई थी, जिसके बाद ये जो है बिल फ़खर इमाम साहब का ताल्लुक़ भी मुल्तान से है, और बहुत सारे जो हैं वो ताल्लुक़ात होते हैं। और जब हमने ये बात की थी तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि मुझे तो ये दाना ज़रूर डाला जाता है जी। हाँ, तो ये बात उससे बड़ी ऑफर थी बेसिकली। हाँ, उससे तो ये बात जो है ये तो बाकायदा तौर पे वहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो मौजूद थे जिस दिन ये रिटायर हो रहे थे। और फिर उसमें उन्होंने एक बात ये भी बताई थी कि PTI की गवर्नमेंट जो है वो उस वक्त वक़ार सेठ साहब, क्योंकि अब जनरल मुशर्रफ का केस चल रहा था और उसमें जज साहब रिक्यूज़ कर गए थे और उसका नोटिफिकेशन एज ए प्रेसिडेंट नहीं होने दिया जा रहा था, तो इन्होंने कहा कि हमने लॉ मिनिस्टर से कह के जो है वो फिर जस्टिस वक़ार सेठ का नॉमिनेशन करवाया था और हुकूमत को पता ही नहीं रहता। अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और उसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मरियम नवाज साहिबा और नून लीग के दीगर रहनुमा स्टैब्लिशमेंट के चंद किरदार और जुडिशरी के चंद जजेस पर तनकीद कर रहे हैं। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर और PMLN के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खुर्रम साहब, आज भी मरियम नवाज साहिबा की जो तकरीर थी उसमें उन्होंने जजेस पे तनकीद की, जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उन पे तनकीद की। इससे पहले हाजिर सर्विस जजेस पे भी वो तनकीद कर चुकी हैं। अब ये इतना जो जुडिशरी के खिलाफ आप इस वक्त तनकीद कर रहे हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है? आप क्या चाहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ अगर गलत हुआ है तो उसको रिवर्स किया जाए, या आप दबाव डाल के इमरान खान को भी नाअहल करवाना चाहते हैं ताकि फिर इलेक्शन हो? जी, सबसे पहले तो हम उस नाइंसाफी का और नाहक फैसलों का मदावा चाहते हैं जो 2017 में नवाज शरीफ की नाअहली से शुरू हुआ था। और सिर्फ एक फैसला नहीं है, लेकिन मियां नवाज शरीफ की जो नाहक और नाइंसाफी पर मबनी नाअहली है, उसने मुल्क की सियासत, हाकमियत और आइन को इस तरह तरोड़ा मरोड़ा है, जिसमें 2018 के इलेक्शन में अवाम के वोट पर डाका भी शामिल है। उसके इलेक्शन के बाद भी जिस तरीके से हुकूमतें बनाई गई और फिर हुकूमतें बचाई और चलाई गई मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, तो ये एक ऐसा तारीखी अमल है जिसने पाकिस्तान की सियासत को और आइन पर अमल को तरोड़ मरोड़ कर रख दिया है। तो हम तो उसको सीधा करना चाह रहे हैं ताकि 2023 के इंतखाबात में हम सही मानों में मुनसिफाना, शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक इंतखाबात करवा सकें। सही, तो ये जो आप सारा बता रहे हैं कि एक तारीखी अमल हुआ, इसमें जो अहम किरदार था वो तो उस वक्त साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का था, जिनका नाम गुजरांवाला में नवाज शरीफ साहब ने बार बार लिया कि मेरी हुकूमत गिराने में इनका हाथ है, मेरी नाअहली में इनका हाथ है, इमरान खान को लाने में इनका हाथ है। लेकिन अब जिन लोगों पे आप तनकीद कर रहे हैं या फिर आप जिनका कोर्ट मार्शल चाहते हैं, उनमें उनका नाम नहीं है, तो ये उनका नाम कैसे माइनस हो गया? क्यों अब वो जिम्मेदार नहीं है इन सबके? देखिए, उनकी जिम्मेदारी अपनी जगह पर है, और अगर एक दफा ये मामला दुरुस्तगी की तरफ जाएगा तो फिर सिर्फ एक नाम पे तो नहीं होगा, इसमें फिर मुख्तलिफ दूसरे इदारों के भी लोग आएंगे जिन्होंने गैर मुनसिफाना फैसले करके और सरीहन गैर आईनी फैसले करके। लेकिन आपके सियासी बयानिए में तो नहीं है ना उनका नाम? जी, वो जब वक्त आएगा तो वो उसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि हमें तो जाहिर है कि इस तारीखी नाइंसाफी को दुरुस्त करना है और अवाम को ये बताना भी है कि उनके वोट पर किस तरह डाका डाला 2018 में। तो वक्त फैज हमीद साहब के लिए आ गया है, साकिब निसार साहब के लिए आ गया है, आसिफ सईद खोसा साहब के लिए आ गया है, लेकिन जनरल बाजवा साहब के लिए नहीं आया है। जी देखिए, इस तरह मैंने कहा कि जब ये अमल इंशाल्लाह शुरू होगा अपने वक्त पर, तो फिर वो तमाम किरदार जिन्होंने उसमें
पाकिस्तान के आइन को अंडरमाइन करने में अपना रोल अदा किया, वो सब उसके अंदर आएंगे। और खुर्रम साहब, कल मरीम साहिबा ने ये दावा किया है कि आसिफ सईद खोसा साहब भी एक्सटेंशन चाहते थे, जिसके लिए एक वफ्द गया नवाज शरीफ साहब के साथ जेल में मुलाकात करने के लिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया कि एक्सटेंशन नहीं मिलेगी उनको। क्या ऐसा ही है? क्योंकि जो जराए से खबरें आ रही हैं कि आसिफ सईद खोसा साहब कह रहे हैं कि वो एक्सटेंशन लेना ही नहीं चाहते थे। देखिए, ये इस बारे में मरियम बीबी को हमसे बेहतर इंफॉर्मेशन है। मैं ना ही उसकी तस्दीक कर सकता हूँ ना ही डिनाई कर, क्योंकि मेरे पास वो मालूमात नहीं है। लेकिन ये थोड़ा अजीब मामला नहीं है कि उसी दौरान नवंबर 2019 में आसिफ सईद खोसा साहब के हवाले से मरीम साहबा कह रही है कि नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया कि इनकी एक्सटेंशन नहीं हो सकती, लेकिन जनरल बाजवा जिनको आप जिम्मेदार ठहराते थे अपनी हुकूमत जाने का, उनकी एक्सटेंशन के लिए नवाज शरीफ साहब तैयार हो गए, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब को यह भी कहा कि अनकंडीशनली सपोर्ट करना है हमने इस एक्सटेंशन को। देखिए, वो जो 2019 के जो फैसले थे उनका किसी भी तरीके से दिफा नहीं किया जा सकता, और वो एक मुश्किल अमर था पार्टी के लिए। पार्टी ने एक फैसले किए, इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि ये जो तमाम मामला है, मुल्क को बने हुए 75 साल हो गए हैं, हमें अब ये जो गैर आइनी मुदाखलतें हैं, चाहे वो किसी भी इदारे की तरफ से हों, अब उनको दफन करके आगे बढ़ना है, वरना हम हमेशा इसी दलदल में धंसे रहेंगे। कोई हमें इल्ज़ाम देगा, हम किसी को इल्ज़ाम देंगे, और पाकिस्तान का जो असल मामला है कि हमें मुईशत को आगे लेकर बढ़ाना है, पाकिस्तान के नौजवान मर्द व ख़वातीन के लिए पूरे चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, जम्मू कश्मीर में, हमें वहाँ उनके लिए बेहतर ज़राए पैदा करने हैं, मुल्क को जमहूरी बुनियाद पर इस्तवार करना है। वो तभी होगा कि एक दफ़ा ये सारा मामला जो है वो दुरुस्त होकर आगे बढ़े। लेकिन ये दुरुस्त कैसे होगा? क्योंकि अब भी ऐसा लगता है कि मरीम नवाज साहबा जब तकरीर करती हैं तो किसी ना किसी से वो मुतालबा कर रही हैं कि इमरान खान के जो केसेस हैं उनमें उनको भी नाअहल किया जाए, तोशा खाना हो, फॉरेन फंडिंग हो। उनकी तकरीर से तो ये वाजे होता है कि वो मुतालबा तो अभी भी कर रही है किसी ना किसी से, चाहे वो जुडिशरी हो या एस्टैब्लिशमेंट। हमारा मुतालबा बड़ा वाजे है कि अदलिया ने जो मयार मुकर्रर किए हैं, या तो ये कहा जाए आज खुद कि वो नाइंसाफी के फैसले थे, और अगर ये नहीं कहना कि वो नाइंसाफी के फैसले थे, तो फिर जिस मयार का इतलाक नवाज शरीफ पर हुआ है कि वो तनख्वाह जो उन्होंने ली भी नहीं, जिसका पानामा से कोई ताल्लुक नहीं था, उसको जबरदस्ती असासा डिक्लेयर करके उन्हें नाअहल किया गया। अगर तो इतना नाजुक मयार है वज़राए आज़म के लिए, तो फिर अगर वो इमरान खान पर उसका इतलाक होता तो वो भी नाअहल होंगे। सही। और जब तक ये नहीं होता खुर्रम साहब, ये आपने जो बात की, जब तक ये नहीं होता तब तक वफाकी हुकूमत मुआवनत नहीं करेगी सूबाई इलेक्शंस के लिए, क्योंकि अभी भी फाइनेंस डिवीजन हो या वजारत दिफा, वो यही कह रहे हैं कि नोटी दे सकते हैं ना हम फंड्स दे सकते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने तो अब तारीख का ऐलान भी कर दिया पंजाब में इलेक्शन का। जी, उन्होंने जरूर किया है, लेकिन जिस तरह जो आइन ये कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे, वही आइन ये भी कहता है कि निगरान हुकूमतें होंगी, वही आइन ये भी कहता है कि जब मरदमशुमारी हो तो उसके मुताबिक इंतखाबात होंगे, और सबसे अहम बात यही है जो आइन ये कहता है कि मुनसिफाना और शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात होंगे। तो ये एक नई सिचुएशन है, इसका हमें सामना है कि वफाक में और सूबों में मुख्तलिफ औकात में इलेक्शन होने लगे हैं, और जो असल इशू है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ शहजाद। तो वो ये है कि अब अगर सूबाई हुकूमतों के इंतखाबात होते हैं और जो ये फाशिस्ट जमात है उसकी तरफ वो उनको कामयाबी उस तरह की हासिल नहीं होती, तो वो बराह रास्त उसका जिम्मेदार जो है वो वाकई हुकूमत को ठहराएंगे। और इसी तरह अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं, नई हुकूमतें बन जाती हैं, और हम जब आम इंतखाबात में इंशाल्लाह अक्टूबर 2023 में जाएंगे और वहां अगर हमें कामयाबी हासिल नहीं होती, तो हम ये कहेंगे कि ये पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमतें हैं ये तो हमारे खिलाफ थी। तो लिहाजा इसका हमें मिलकर ये रास्ता ढूंढना है कि किस तरह हम एक ही वक्त में इंतखाबात करवा कर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ इस ब्रेक के बाद वजीर निगरान वजीर इत्तलात पंजाब होंगे, जरा उनसे पूछते हैं, क्योंकि इस वक्त जो पंजाब का केयरटेकर हुकूमत है उनकी जानिबदारी पे संजीदा सवाल उठते हैं। उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ में वेलकम बैक। पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन हो सकेंगे या नहीं, इस वक्त सबसे अहम सवाल है। इसमें वफाकी हुकूमत की मामलत की जरूरत है जहां तक फंड्स और सिक्योरिटी का ताल्लुक है, लेकिन क्या केयरटेकर हुकूमत ये इलेक्शन करवा सकेगी, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि इस वक्त केयरटेकर सेटअप की जानिबदारी के हवाले से भी सवाल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक तरफ मरीम नवाज हैं जो अपनी पॉलिटिकल रैलीज कर रही हैं, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली निकलनी थी लाहौर में, तो उस दिन दफा 144 लगाया गया और तहरीक इंसाफ की रैली पर क्रैक डाउन किया गया, जिसकी वजह से पंजाब केयरटेकर हुकूमत पर
जानिबदारी के सवालात उठ रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर साहब ने। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आमिर साहब, केयरटेकर गवर्नमेंट को आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाने हैं और 30 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तारीख अनाउंस की है। अब जो रिसोर्सेज चाहिए आपको, चाहे वो फंड्स की सूरत में हो या फिर सिक्योरिटी की सूरत में हो, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि आप लोग मुआवनत कर सकेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और 30 तारीख को इंतखाबात हो जाएंगे? देखिए, हम तो रेडी हैं मुआवनत करने के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए। अब चूंकि ये केयरटेकर गवर्नमेंट है जो कि इलेक्शन कमीशन के ज़ेर निगरानी काम करती है, तो इंशाल्लाह 30 अप्रैल को इलेक्शंस के हवाले से हमारी तरफ से तो तैयारी मुकम्मल है। अब ये जो मामला चल रहा है फंड्स का या सिक्योरिटी का, इस पे अभी देखना क्या डिसीजंस होते हैं अगले चंद दिनों में। अब आमिर साहब, एक तरफ तो नून लीग पंजाब भर में कैंपेन भी कर रही है, पॉलिटिकल रैलीज वो निकाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की हुकूमत वफाक में है जो कि इस वक्त फंड्स के हवाले से कह रही है कि हम फंड्स कैसे दे दें, IMF प्रोग्राम में है, हमें रुपया बचाना है। सिक्योरिटी के हवाले से वो कह रहे हैं कि जितनी नफरी चाहिए वो दे नहीं सकते। तो आपको लग रहा है कि माहौल है इलेक्शन वाला और हुकूमत जो वफाक में है वो भी इंतखाबात में हिस्सा लेगी? शहजाद, ये तो सियासी बात बन जाएगी। मैं वफाक पे क्या तबसरा कर सकता हूँ इसमें। अब ये वफाक को पता है कि क्या मामलात हैं उनके पास फंड्स के, लेकिन जाहिर है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया हुआ है तो वफाकी हुकूमत जो है उसको इस हवाले से कुछ तो करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी मौजूद है, तो देखते हैं। अब इस वक्त आमिर मीर साहब, अगर आप देखें इस्टेब्लिशमेंट पर काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की सियासत में इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो कभी जानिबदार हो जाते हैं, किसी की साइड लेने लगते हैं। जुडिशरी पे ही ये इल्ज़ाम इस वक्त लग रहे हैं, लेकिन गालिबन ये पहली केयरटेकर गवर्नमेंट है जिस पर अब ये पार्टिजन होने का इल्ज़ाम लग रहा है कि आप एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, एक के खिलाफ खड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे नून लीग पूरे पंजाब भर में इस वक्त रैलियां कर रही है, उनको नहीं रोका जाता, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब रैली करती है तो 144 भी लग जाता है, उनके खिलाफ लाठीचार्ज भी होता है, पुलिस एक्ट है। तो ये तासुर बहुत मजबूत होता जा रहा है कि केयरटेकर गवर्नमेंट इस वक्त जानिबदार है, पार्टिजन है। नहीं शहजाद, ऐसा कोई तासुर जो है वो नहीं है। ये जितना आप जैसे तासुर कह रहे हैं, ये PTI का इल्जाम है। माजी में पंजाब में रिसेंट पास्ट में 2 केयरटेकर गवर्नमेंट अगर आप देखें, डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी की और नजम सेठी की, तो उन पर भी इल्जाम लगता था। नजम सेठी पे PTI वालों ने इल्जाम लगाया कि हमारे मुखालिफ हैं, हसन अस्करी रिजवी पे इल्जाम लगा कि ये PTI के सिंपथाइजर हैं। तो केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो आप UN से ला के बिठा देंगे, उस पर भी इल्जाम तो लगना है, चूंकि एक्शन इज ए पॉलिटिकल प्रोसेस। और इसमें जाहिर है कि एक पार्टी जो कि इस वक्त ये क्लेम कर रही है कि हमें इक़्तिदार से निकाला गया और हमें अब आने से रोका जा रहा है, उसने ये इल्जाम तो लगाने हैं। और इन इल्जाम पर मैं कुछ ज्यादा अब बोल नहीं सकता। वो सियासी बात हो जाती है, फिर इतराज होता है जी कि निगरान जो है वो सियासत पे गुफ्तगू कर रहे हैं। हाँ आमिर साहब, जिन 2 शख्सियात का आपने नाम लिया, बिल्कुल उनके ऊपर एतराज़ात उठे थे, जो नजम सेठी साहब पर बाद में गलत भी साबित हुए कि 35 पंचर का सारा मामला एक सियासी बयानिया था। लेकिन इन दोनों शख्सियात के दौर में हमने देखा कि कोई ऐसा नहीं हुआ कि 144 लगाकर किसी पॉलिटिकल पार्टी को रैली निकालने से रोका गया हो। ये तो आपकी हुकूमत में ही हुआ है ना? शहजाद, ये इस एक वाक़े को बुनियाद बनाकर अगर ये कहा जाए कि जो गवर्नमेंट है पंजाब की वो जानिबदार है, तो ये ज्यादती वाली बात है। इस एक वाक़े के अलावा आप कोई वाक़या बता दें जिससे आप ये बात साबित कर सकें। और ये 144 की इन्फोर्समेंट मैंने बड़ी तफसील से बताया था, उसकी मल्टीपल वजूहात थी। लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, टेररिज्म का खतरा था, PSL था, सेम डे औरत मार्च था, सेम डे हया मार्च था। और खान साहब जो हैं, इन खान साहब ने औरत मार्च, अब 1 साल पहले पता होता है कि ये 8 मार्च को औरत मार्च होना है। खान साहब से रिक्वेस्ट की गई आप 1 दिन पीछे कर लें, 1 दिन आगे कर लें। उन्होंने उसी रोज किया और उन्होंने रैली का रूट भी वो रखा जिसने नासिर बाग से गुजर के दाता दरबार जाना था। अब PSL खत्म होना है मेरा ख्याल है 6 को, ये 1 वीक के लिए हमने इन्फोर्स की थी। ये कोर्ट में गए, इसकी रेमेडी तो कोर्ट ही थी ना जी। कोर्ट अगर ये समझते हैं कि ये हमारा जमहूरियत है और हमने हुकूमत ने ज्यादती की है, कोर्ट में जाते। और लेकिन आमिर साहब, अब से कुछ देर पहले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा
कि निगरान हुकूमत से हमारी बातचीत हो रही थी, यास्मीन राशिद और हमाद अजहर सारा रूट तय कर चुके थे, फिर सुबह अचानक से 144 लगा दिया गया और इसके बाद पुलिस ने धावा बोल दिया हम पर। नहीं, अब मैं क्या कहूँ, फिर सियासी बात हो जाएगी। खान साहब आज एक बात करते हैं, कल दूसरी बात करते हैं। आप मुझे खुद बता दें कि खान साहब कभी अपने किसी दावे पे कायम रहे हैं? कभी कोई उन्होंने बात की हो दूसरे दिन उस पर दूसरी पोजीशन ना ली हो तो मुझे बता दें। अब अगर खान साहब की गुफ्तगू जो है या उनका दावा अगर आप उस पे यकीन करना चाहते हैं तो फिर ठीक है। लेकिन आमिर साहब ये जो आपकी राय है इमरान खान के बारे में कि वो नहीं, मेरी राय बिल्कुल नहीं है। ये मेरी राय बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रूवन फैक्ट है कि खान साहब जो हैं वो जो बात करते हैं उस पर नहीं खड़े होते। इसीलिए हमारे साथ इन्होंने तय किया कि हम आगे पीछे कर लेंगे और इन्होंने 8 तारीख को किया था कि औरत मार्च का जुलूस जो है उसको अपने जुलूस में शामिल करके वो तादाद डालें। लेकिन हुआ ये कि बंदा कोई आया नहीं इनका और ये पहली मरतबा था खान साहब ने, बल्कि दूसरी मरतबा अहमद में भी था, वो हमसे पहले हुआ था। अगर बंदा आया नहीं था तो फिर क्यों वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, डंडों का इस्तेमाल हुआ? इसलिए कि मुल्क में कानून की हाकमियत होनी चाहिए। रियासत की रिट जो है अगर उसको कोई बंदा चैलेंज करता है तो वो निगरान हुकूमत हो, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, उसको रोकना बनता है ना या नहीं। आप देखें कि शॉप पर भर के सैकड़ों जो लोग हैं वो पत्थर मार रहे हैं पुलिस को, डंडा बरदार, सिर्फ मर्द नहीं औरतें, और वो हमलावर हो रहे हैं, तो क्या उन्हें रोकना बनता है या नहीं बनता? आप लोगों के साथ एक मामला ये है कि आप कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई वाकया नहीं, वाकया तो एक ये बड़ा अहम था, लेकिन इसके अलावा मैं जाती तौर पे आपकी बात कर रहा हूं कि आपके बयानात को लेकर पीटीआई ये बयानियां बना रही है कि जिस किस्म के आप बयानात देते हैं या अपनी सवाल सुन लीजिएगा या पीटीआई के हवाले से राय रखते हैं, तो आप कैसे गैर जानिबदारी से काम कर सकेंगे, जबकि ये बात भी सबको पता है कि 1 साल पहले या उससे थोड़ा सा पहले पीटीआई की हुकूमत में आपको गिरफ्तार भी किया गया था, तो कहीं ना कहीं वो तलखी भी यकीनन होगी, बड़ा नेचुरल है, तो आप कैसे गैर जानिबदारी से काम कर सकेंगे फिर? नहीं, आई एम नॉट द डिसीजन मेकर। मुझसे पहले जो है जो निगरान हुकूमतें आती रही हैं उन पर भी जानिबदारी के इल्जामात लगे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आप फिर वही बात कर रहे हैं सियासी। अगर मैं इसका जवाब दूंगा तो फिर आप कहेंगे आप तो सियासत कर रहे हैं, वो फिर क्या मैं इसका आपको जवाब दूं? मतलब सियासी बात की है ना आपने, आप कह रहे हैं कि हम सियासी हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपकी जानिबदारी पे तरदूद भी करूंगा तो फिर इल्जाम लगता है कि निगरान सियासी हैं। जी, आपके बयानात के बाद ये सवाल उठ रहा है ना? नहीं, मेरा बयान नहीं है, मैंने कोई बयान नहीं दिया शहजाद। मैंने टीवी चैनल्स पे सवालात हुए हैं, मैंने उनके जवाब दिए हैं। आपने कहा कि अदालत जो है एक सियासी है, आप भी जो बात कर रहे हैं वो सियासी है, मैं भी जो जवाब दूंगा वो सियासी है। अब अगर आप मुझे होम्योपैथिक हकीम बन के तो मैं कहूँ कि ये भी ठीक है और वो भी गलत नहीं है, तो नहीं कर सकता। आमिर साहब, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके कुछ बयान थे जिसमें आपने कहा कि इमरान खान को अदालत बुलाती है, वो अदालत जाते नहीं है, और इमरान खान जब कोई केस लेके जाते हैं अदालत में तो उसका फैसला पहले ही पता होता है कि क्या फैसला आएगा। मैं शहजाद इकबाल से ये सवाल करता हूं कि इमरान खान को जब अदालत बुलाती है तो क्या वो अदालत जाता है? मुझे इसका जवाब देगा। मैं तो इसका जवाब दे सकता हूं क्योंकि मैं जिस मनसब पे हूं उस वक्त मैं भी ये कह सकता हूं कि मैं केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं ले सकती ना। पोजीशन नहीं लेना चाहते, मैं पोजीशन ले लेता हूं, हालांकि पोजीशन एंकर को लेनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि हम तो पोजीशन ले सकते हैं, केयरटेकर गवर्नमेंट कैसे पोजीशन ले सकती है? केयरटेकर गवर्नमेंट क्यों? केयरटेकर गवर्नमेंट गूंगों की है या वो मजदूरों की केयरटेकर गवर्नमेंट है? रियासत की रिट को चैलेंज किया जा रहा है, अदालतों को मानना नहीं जा रहा, तो केयरटेकर गवर्नमेंट क्या करे? पुल से छलांग लगा दे। इसके अलावा जो अली बिलाल का मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन वो कह रहे हैं कि पुलिस के तशद्दुद की वजह से मारा गया है। आप लोगों ने एक हाई पावर्ड कमीशन बनाया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब इल्जाम ही पुलिस पर है तो कैसे इसकी तहकीकात हो सकेंगी? शहजाद, ऐसा है कि देखें, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ने करनी है ना। अब अगर आप कहेंगे एजेंसीज के हवाले कर दें तो एजेंसीज की भी कोई इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट नहीं मानेगा, तो ये पुलिस का काम है, पुलिस करेगी। लेकिन जब इसके रिजल्ट सामने आएगा अगले 24 घंटे के बाद, क्योंकि 3 रोज दिए गए थे इस 2 मेंबर कमीशन को या कमेटी को, तो लोग जो हैं उनकी तसल्ली होगी। इसमें काफी सारे फैक्ट सामने आ चुके हैं। इसमें सेफ सिटी कैमरास जो हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आई है जो जाहिर है कि ये अब चूंकि कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट देनी है तो मैं उससे पहले आपको बता नहीं सकता। अभी इसमें 80% जो है
वो मामला जो है वो हमें सॉल्व होता नजर आ रहा है, और ये अपेरेंटली कार एक्सीडेंट का केस है। ये जो जिले शाह है, इसको बज़ाहिर गाड़ी ने हिट किया है। इसको 2 इंजरीज हैं, एब्डोमिनल और हेड इंजरीज। और ये 2 हेड इंजरीज जो हैं जिस गाड़ी से हुई हैं, समझ ये आ रही है कि ये वही गाड़ी है जो इसको सर्विसेज अस्पताल छोड़ के इसका सवार निकल गया था। वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से उस बंदे तक पहुंचा जा रहा है। गाड़ी जो है उसमें हमें कुछ ऐसे शवाहिद मिल रहे हैं जिनसे ये लग रहा है कि ये वाकई एक्सीडेंट है, और इसमें फर्दर जो रिपोर्टें फोरेंसिक वगैरह हम करवा रहे हैं वो सामने आएंगी, तो इंशाल्लाह इसमें कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगा पाएगा कि ये कोई झूठ है। नहीं, तो ये आमिर साहब ये बताइएगा कि ये अभी तक आप इस नतीजे पे ये पता कर सकें कि कौन शख्स थे जो छोड़ के गए, और ये जो काला डाला था ये किसका था? ये एक प्राइवेट डाला है, और जो सेफ सिटी कैमरा से पता चल रहा है कि ये शेरपाव ब्रिज साइड से आया इसको लेके, और सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचा है। और इसमें पहले जो हमें समझ आई, पता किया, तो ये डाला एक प्राइवेट कंपनी का था, और जब उसके मालिक तक पहुंचे हैं तो उसने फिर बताया कि ये तो मेरे किसी अजीज के इस्तेमाल में। तो जो डाला आप समझ रहे हैं ये वो वाला डाला नहीं है, ये मैं आपको बता। मैं तो खाली काले डाले की बात कर रहा था, लेकिन जो लोग छोड़ के गए सिविलियन डाला है। सिविलियन डाला है ये। ओके, ये आपने अच्छा क्लैरिफाई कर दिया। लेकिन ये जो लोग थे उनका कुछ पता नहीं चला अभी तक फुटेज की मदद से? लोगों का बंदा जाहिर है जिसको पता चल जाए कि मेरी कार से किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो फिर मफरूर हो जाता है, तो उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, और अभी 24 घंटे बाकी हैं, तो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ ये तफसील आपको मिली? क्योंकि ये तो रिपोर्टर्स ने भी बताया है कि प्रिजन वैन में उनकी वीडियो बनाई गई जो कि बुध को 4:20 पे है, वो वीडियो आपने भी देखी होगी। तो पुलिस की हिरासत से कब वो छूटे, कब एक्सीडेंट हुआ, कैसे कड़ियां जुड़ती हैं इसकी? ये शहजाद देखें, अब ये रिपोर्ट आनी है, इसमें 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक ये है कि वो वीडियो वाली बात जो आप बता रहे हैं, दूसरी ये है कि अगर ऐसा कोई वाकया हुआ था तो ये एक्सीडेंट उसके बाद का है, और बज़ाहिर ये फ्री हो चुका था बंदा जो है। ये फ्री हो चुका था? पुलिस मतलब कह रही है कि हमने इसको पकड़ा था, प्रिजन वैन में डाला, बाद में उसको छोड़ दिया। अभी रिपोर्ट आनी है, और मुझ पे ये मैं रिपोर्ट खराब नहीं करना चाहता। रिपोर्ट आएगी तो उसमें हर चीज वाज़ेह हो जाएगी, हर चीज वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा, इसको इन्वेस्टिगेट हम बिल्कुल कर रहे हैं। वो ज़ेरे हिरासत था या नहीं था, ये भी तय है कि अगर इसमें कोई पुलिस वाला निकला, इसमें कोई सिविलियन निकला, कोई और इसमें निकला, तो उसके साथ कानून जो है वही सलूक करेगा जो होना चाहिए। इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रखी जाएगी। ये हुकूमत की साख का मसला है, ये लाहौर पुलिस, पंजाब पुलिस की साख का भी मसला है। हम सब ने अपनी साख जो है उसको बचाना है, उसके लिए जो सच है और सही है वही सामने आए। अच्छा, मैं आमिर भाई साहब ये पूछना चाह रहा हूँ, एक तो कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें 26 किस्म की इंजरीज हैं। इसके अलावा अगर आप कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट है जिसकी मजीद तफसीलात उस कमेटी रिपोर्ट के बाद आएंगी, तो क्या वजह है कि डीएसपी की मुद्दत में इमरान खान पे 302 कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कि उनकी वजह से जिले शाह या अली बिलाल कत्ल हुआ? देखें, जो मुझे अब तक पता है, देखें इंजरीज जो हैं वो 2 है मेजर जो कॉज ऑफ डेथ बनी है। अब अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि तशद्दुद हुआ उस पर, तो उस बॉडी में ऐसा कोई निशान मौजूद नहीं है जो पुलिस टॉर्चर का निशान होता है। ठीक है ना जी, ये 2 मेजर इंजरीज हैं। और वैसे भी ये जो समझ आ रही है कि कार ने जब हिट किया है तो उसका कोई आहनी हिस्सा जो है वो उसके एब्डोमेन में लगा है, जिससे उसका लिवर जो है वो डैमेज हुआ और ब्लीडिंग हुई। नहीं तो लेकिन आमिर साहब ठीक है, इस तरह इंजरीज की नौयत को तो देख लिया जाएगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर इसमें कोई पुलिस की बदनीयती नहीं है, एक्सीडेंट है, तो इमरान खान पे कत्ल का मुकदमा क्यों दर्ज किया गया है? इमरान खान पे कत्ल का मुकदमा 302 जो है उसकी बात कर रहे हैं आप? जी जी, 302 इसी केस में, अली बिलाल के केस में उर्फ जिले शाह। अच्छा, इसका अब आप मुझे बताइए कि ये जो वाकया हुआ है जिले शाह का, एक तो एंगल ये हो गया कि ये पुलिस एक्शन था और उस वजह से हुआ। अब उसका तो कोई एविडेंस नहीं आया। अगर पुलिस एक्शन के दौरान, क्लैश के दौरान ये वाकया हुआ होता
तो उसकी कोई ना कोई फुटेज मिल जाती, लोग इसको हॉस्पिटल लेके जाते। ये तो 3 घंटे बाद पहुंचा ना उस वाकये के। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये एक्सीडेंट का मामला है तो इतनी उजलत में पुलिस को, डीएसपी को की मुद्दइयत में इमरान खान पे उसी कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की क्या जल्दी थी? ये तो सारी बदनीयती साबित करती है ना फिर। नहीं, देखे ना, अब ये जो सारा वाकया हुआ है, जो कुछ हो रहा था, जो सारा मामला था, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जो कारकुनान को, मासूम वर्कर्स को उकसाया जा रहा था पत्थर मारने के लिए, उन्हें डंडे फराम किए गए थे, ये तो खान साहब तो ताल्लुक नहीं ना आप कह रहे हैं इस केस से। ये तो एक्सीडेंट में आपके बकौल के अब तक एविडेंस जो है एक्सीडेंट में बेचारा मारा गया है, तो फिर इसका कत्ल का मुकदमा इमरान खान पे कैसे बनता है? वो तो नहीं चला रहे थे काला डाला। इस वाकये के हवाले से जो है, जो भी मामला सारे का सारा हुआ, ये डेथ जो है उससे उस वक्त तो जोड़ा जा रहा था ना, तो इसको देखेंगे। अब मुझे ये अब क्लैरिटी नहीं है कि ये इस एफआईआर में क्या लिखा है और किस तरह लिखा है। अच्छा, दूसरी तरफ जो वालिद साहब हैं इनके और जो पार्टी है वो कहती है कि इसके कत्ल का मुकदमा हमने कंप्लेंट दर्ज की है, चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी पे होना चाहिए, वो पर्चा दर्ज नहीं किया जा रहा। आज ये भी कहा गया है, कोई बात नहीं है, मैं मुकम्मल कर लूंगा, फवाद चौधरी साहब ने हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई। फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा है कि उनके जो वालिद साहब हैं, ऐसी कोई बात है नहीं शहजाद, ये इन राइटिंग या ऑन रिकॉर्ड ऐसी कोई बात नहीं है। इस हवाले से भी चीजें क्लियर हो जाएंगी कल तक। और इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने अब ये कहा है, जिनके ऊपर भी आपने मुकदमा दर्ज कर दिया था, जबकि वो कहते मैं तो इस्लामाबाद में था, मेरा तो इस रैली से कोई ताल्लुक ही नहीं था उस वक्त, लेकिन उनके खिलाफ नहीं, वो उन पे मुकदमा दर्ज इसलिए हुआ है कि उसमें लिखा गया है कि ये उकसाने वालों में शामिल थे। अच्छा। उकसाने के लिए प्रेजेंस तो जरूरी नहीं होती। लेकिन फवाद साहब ने प्रेजेंट नहीं था। फवाद साहब ने अब से कुछ देर पहले ये कहा है कि इनके जो वालिद हैं उनको भी अपडेट कर लिया गया है और बहुत जल्द आप देखेंगे उनको दबाव में डाल के, प्रेशराइज करके उनसे कहा जाएगा कि मोहसिन नकवी के ऊपर पर्चा ना दर्ज करें, इससे पीछे हट जाए मामले से। देखें, अब अगर उनको ये समझ आ रही है कि ये एक्सीडेंट था और इसमें किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो ये कहानी जोड़ना चाहते हैं, तो ये तो महारत है इसमें हमारे दोस्त फवाद चौधरी को। सही। और अगर ये साबित हो गया एक्सीडेंट है तो फिर उस पर्चे का क्या होगा जो इमरान खान के खिलाफ है? ये फिर उस वक्त देखेंगे। इसमें तो पंजाब पुलिस बता सकती है, मैं तो गवर्नमेंट के हवाले के बिहाफ पे जो बता सकता हूँ, बाकी चीजें टेक्निकलिटीज हैं ये तो वो बता सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर साहब। प्रोग्राम ब्रेक, इस वक्त मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ।